वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 5 लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक अपन ने इससे पहले जो है स्ट्रेस देख लिया था, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन देख लिया था, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जैसे हुक्स लॉ हो गया आपका, हुक्स लॉ। फिर उसके बाद एक नई टर्म आई थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टर्म थी अपनी पॉइजन रेशियो। तो इन सब को डिस्कशन करने के बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आए, जिसमें अपन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। तो शियर स्ट्रेस आर द टेंजेंशियल स्ट्रेस, की आप सभी समझते हैं, इस सबको अपन ने पढ़ा ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए बॉडी हैविंग लेंथ L एंड हाइट h और विड्थ उसकी यूनिट लेनी है। वी आर अप्लाइंग ए शियर स्ट्रेस Q ऑन द फेस CD एट AB। देखिए ये एक बॉडी है ABCD, लेंथ L है, हाइट h है और विड्थ बोर्ड के अंदर या फिर इस नोट्स के अंदर आप मान सकते हो 1 मीटर दे रखी है। इस पर आप एक शियर स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हो Q जो है हमेशा जो है शियर स्ट्रेस हमेशा सेट में अप्लाइड होती है। तो Q इस तरह से एक इस फेस पर CD पर और AB पर अप्लाइड हो जाएगी। तो इस शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि कपल जनरेट होगा। कपल क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी डिस्टेंस पर लगते हैं तो एक कपल फॉर्म करते हैं। जैसे ये Q फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच की जो लेंथ है वो कैपिटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखी है, स्मॉल h। तो यहाँ से कपल फॉर्म हो जाएगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म हो जाएगा। तो यही अपन ने आगे लिखा है, it will form a couple due to which the body has a tendency to rotate in clockwise direction। अब इस बॉडी को अपन इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस अप्लाई होगी जो इक्वल एंड अपोजिट होगी दोनों फेसेस पर, और उसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा इस बॉडी को। ठीक है, और उस रोटेशन जो वैल्यू होगी उस कपल की वो हो जाएगी Q डैश इंटू में L, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा जिसकी वजह से ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन करके रखेगी। तो इस Q डैश स्ट्रेस को ही अपन जो है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्यों बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब बॉडी होगी तो उस पर हमेशा एक स्ट्रेस अप्लाई होगी जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस के जो है अपोजिट होगी, यानी उससे अपोजिट मूवमेंट मिलेगा, उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहेंगे। तो मूवमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शियर स्ट्रेस Q इज मूवमेंट ड्यू टू शियर स्ट्रेस। सो मूवमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शियर स्ट्रेस Q इज मूवमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शियर स्ट्रेस Q डैश, दोनों बराबर होंगे। तो दोनों से देखा अपन ने Q इंटू DC इंटू 1 शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ जाएगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h आ जाएगी, है ना, इक्वल्स टू Q डैश इंटू BC इंटू 1 एरिया के लिए ये विड्थ इंटू डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ 1 ले लिया अपन ने, और CD जो है डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से ये आपका Q इक्वल्स टू Q डैश आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म अपनी आती है वॉल्यूमेट्रिक शियर स्ट्रेन ड्यू टू एन एक्सियल लोड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, शियर स्ट्रेन नहीं आएगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे अपन अभी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, तो अपन अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए बेटा समझिए कि एक बॉडी है, एक क्यूबॉइडल बॉडी है, इस पर आप P फोर्स लगा रहे हैं और इस बॉडी की लेंथ L है, B विड्थ है, T थिकनेस है। ठीक है, इस पर आप P फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, कंसीडर ए ब्लॉक हैविंग लेंथ L विड्थ B थिकनेस T एंड एक्सियल लोड P इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ की डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच लेंथ विल इंक्रीज। आपको पता है जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में तो बढ़ती है, और लेटरल डायरेक्शन जैसे B और T है ये रिड्यूस होगी। तो ये चीज बता रखी है कि लेंथ विल इंक्रीज एंड सेम टाइम विड्थ एंड थिकनेस विल डिक्रीज। तो इस बॉडी का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा LBT, इनिशियल वॉल्यूम, और आफ्टर अप्लाइंग लोड P चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V। तो डेल्टा V वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। उसमें क्या होगा कि लेंथ तो बढ़ रही है, तो L प्लस डेल्टा L, विड्थ और थिकनेस घट रही है, तो B माइनस डेल्टा B और T माइनस डेल्टा T।
ये आपके पास चेंज इन हो जाएगा थिकनेस और विड्थ में, और लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस है ये इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या था, v प्लस डेल्टा v माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या था, v। ठीक है, तो ये सब फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है। अब आप क्या कीजिए, अब आपको L प्लस डेल्टा L को कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसके बाद आप b माइनस डेल्टा b को t माइनस डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो b को t से मल्टीप्लाई किया तो bt, b को माइनस डेल्टा t से मल्टीप्लाई किया तो माइनस b डेल्टा t, फिर उसके बाद t को b से मल्टीप्लाई किया तो bt, ठीक है, सॉरी b को तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद माइनस डेल्टा b को मल्टीप्लाई, माइनस डेल्टा b इंटू टी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b इंटू डेल्टा टी, तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा डेल्टा v। अब अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लिए आगे देखिए, इसको अपन और L प्लस डेल्टा L से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो L प्लस डेल्टा L से पूरी टर्म को, इन पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तक तो ये टर्म आ रही है, लास्ट में जो इनिशियल वॉल्यूम था LBT वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डेल्टा B, डेल्टा T और डेल्टा R वेरी स्मॉल, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो साथ साथ में, जैसे कि डेल्टा B, डेल्टा T, डेल्टा L, इस टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, T डेल्टा B डेल्टा L, दो टर्म मल्टीप्लिकेशन, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दो बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो फाइनल बचेगा LBT बचेगा, LB माइनस डेल्टा T बचेगा, माइनस L T डेल्टा B बचेगा, और प्लस L डेल्टा B डेल्टा T, डेल्टा T नहीं आएगा, T आएगा, है ना, ये, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस LBT, फाइनल वॉल्यूम था ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से LBT को कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस में इस पे डिवाइड हो जाएगा, b नहीं है तो इसमें t नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, l नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। और ये -1 आ जाएगा आपके पास, ये LBT जो कॉमन लिया है सबसे, तो -1 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फाइनल आपके पास टर्म निकल के आएगी। ये LBT को अपन v लिख सकते हैं, तो डेल्टा v अपॉन v कर देंगे तो अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, डेल्टा L अपॉन L लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन v ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, डेल्टा t अपॉन t ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ की डायरेक्शन में होगा, और दूसरी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होंगे वो लेटरल स्ट्रेन कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं कहलाते, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, डेल बी की डायरेक्शन में और टी की डायरेक्शन में तो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, और पी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपन ने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ से डेल्टा बी और डेल्टा टी आपके जो है लेटरल स्ट्रेन हो जाएंगे, और डेल्टा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने पॉइजन रेशो पढ़ा था, पॉइजन रेशो में अपन ने रिलेशन पढ़ा था कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होता है वो पॉइजन रेशो होता है। तो म्यू इक्वल्स टू, एक बार अपन b के साथ ले लेते हैं, एक बार t के साथ ले लेते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन b अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन b लेटरल स्ट्रेन है ना, b विड्थ की डायरेक्शन में अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन l, तो यहाँ से एप्सिलॉन b जो ये वाला एप्सिलॉन b है, इसकी जगह आप क्या सकते हैं, म्यू एप्सिलॉन l लिख सकते हैं, ठीक है। फिर t की डायरेक्शन में ले लेंगे तो डेल्टा एप्सिलॉन t अपॉन एप्सिलॉन a इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा, तो म्यू इंटू एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन टी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन बी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, तो दोनों म्यू एल की टर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो -2 म्यू एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी को, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा एल -2 म्यू एल, म्यू एप्सिलॉन एल इक्वल्स टू 2 म्यू एप्सिलॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन एल कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 2 म्यू बच जाता है। फिर आप हुक्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो यहाँ से अगर अपन इसको स्ट्रेन को यहाँ लेना चाहें तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी था, स्ट्रेस आ गया। अब आपको क्या करना है कि एक नई टर्म बनानी है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन में
डेल्टा वी अपॉन वी को यहाँ ले जाते हैं अपन, ठीक है, और ई अपॉन 2 1 माइनस म्यू को यहाँ ले जाते हैं। क्लियर है? ई को इधर साइड ले गए, फिर 1 माइनस 2 म्यू को नीचे लिया है और इस टर्म को नीचे लिया है, तो ये एक नई टर्म बन जाती है कि स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको अपन नई टर्म बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस में एक रिलेशन निकल के आता है कि बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 माइनस में 2 म्यू। क्लियर? और अपन यहाँ पर अगर आप बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करना चाहें तो एक नई टर्म जैसे अपन यहाँ पढ़ी थी कि स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस अपने पास निकल के आता है बेटा, बल्क मॉड्यूलस अपने पास निकल के आता है कि व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड लाइक equal forces, then the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain remain constant and give a material when the deformation is within certain limit. The ratio of direct stress to the volumetric strain is known as a bulk modulus. तो ये bulk modulus होता है। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि bulk modulus और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन बताइए, तो आपको फिर ये वाला डेरिवेशन करके उसको ये रिलेशन बताना पड़ेगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के इंटू 1 माइनस 2 म्यू या के इक्वल्स टू ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस हो गया। एक रिलेशन तो ये निकल के आता है, आप यहाँ से ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिलेशन देख लेते हैं अपन आगे, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो उसके लिए देखिए कि क्यूब कंसीडर किया है अपन ने, इस क्यूब में L लेंथ है, ठीक है, सेम ही है तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, और सिग्मा इस पर हर फेस पर स्ट्रेस आ रही है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से कंसीडर ए क्यूब ऑफ लेंथ L on which direct stress sigma is applied on x, y and z direction due to which its length will increase and change in volume will occur। तो यहाँ से वॉल्यूम हो गया L क्यूब, ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू 3L क्यूब इंटू डेल्टा L। देखिए इसमें यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन एक बार। ये L क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर, ये L स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, तो ये करेक्शन हो गया इसमें। अब देखिए क्या है कि ये क्यूब था आपका, ये क्यूब दे रखा था, क्यूब का वॉल्यूम हो गया L क्यूब, डायरेक्ट स्ट्रेस L सिग्मा और लेंथ हो गई चेंज इन L डेल्टा L। तो अब अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा V और L क्यूब का करोगे तो 3L स्क्वायर डेल्टा L आएगा। तो L स्क्वायर आएगा यहाँ, L क्यूब नहीं आएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड L क्यूब से डिवाइड दे दीजिए, डेल्टा V अपॉन L क्यूब इक्वल्स टू 3L स्क्वायर अपॉन L क्यूब डेल्टा L DL। ठीक है, तो अब यहाँ से आप L क्यूब को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ये रहा, L क्यूब को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो dV अपॉन V इक्वल्स टू 3, अब यह L स्क्वायर है, ये L क्यूब है, तो नीचे L बच जाएगा, तो 3 डेल्टा L अपॉन L। अब यहाँ से देखिए डेल्टा L अपॉन L क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। क्लियर? तो डेल्टा अपॉन L को अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन E। अब ये पूरा क्यूब के बारे में बात हो रही है, तो क्यूब के बारे में अगर अपन बात करें तो तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन की लिखने पड़ेंगे अपन को। तो डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन E, है ना। ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन हो गया। फिर लेटरल डायरेक्शन के स्ट्रेन और लिखने पड़ेंगे। तो लेटरल डायरेक्शन के स्ट्रेन के लिए अपन को रिलेशन पता है कि म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन जो होता है म्यू टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई, है ना, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा स्ट्रेन आ जाएगा आपके पास।
तो इक्वेशन 3 और 4 से अपन ये जो तीन इक्वेशन है यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन वी इक्वल टू 3, ये तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन लिख लिया अपन ने। ये दोनों जो है सेम है, तो अपन इसको लिख सकते हैं म्यू सिग्मा अपॉन ई को बाहर ले लीजिए आप, तो 1 माइनस 2 म्यू लिख सकते हो। ठीक है, सिग्मा अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी को अपन बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं इक्वल टू ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन निकल के आता है इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर? तो ये अपना लेक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन लेक्चर नंबर 3 पे चलेंगे, जिसमें अपन स्ट्रेस इन सिलेंड्रिकल शेल के बारे में डिस्कस करेंगे।